नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज से इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। और इसका यो लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का परिचय या साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया भारत की स्थिति और अवस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि भारत की स्थिति किस महाद्वीप में है और भारत की लोकेशन कहाँ है। और ये जो वीडियो सीरीज है ये आपके यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं और एसएससी के और जितने भी स्टेट के और एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का कंप्लीट यानी कि फुल कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो कुछ वीडियो रह गई हैं वे भी हम आने वाले टाइम में अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। तो बेसिक्स में एज यू कैन सी ये आप देख सकते हैं ये है वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में अगर हमें भारत को ढूंढना है तो हमें जाना पड़ेगा एशिया में। तो ये है दोस्तों एशिया का मैप। और एशिया के मैप में अगर हमें जाना पड़ेगा साउथ एशिया में यानी कि भारत की जो स्थिति आती है एशिया महाद्वीप में भी वो क्या आता है साउथ एशिया महाद्वीप में आते हैं जिसमें टोटल 9 कंट्री आते हैं। यानी कि जो भारत है वो दक्षिण एशिया महाद्वीप में आते हैं जिसमें टोटल 9 देश आते हैं जैसे अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ये आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये है साउथ एशिया का मैप यानी कि दक्षिण एशिया का मैप जिसमें भारत है। जैसे ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यानी कि जो चीन है चीन साउथ एशिया में नहीं आता, ये ईस्ट एशिया में आता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने दोस्तों ये देखने की कोशिश करी है कि भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप में भी किस कैटेगरी में आता है। जो भारत है वो साउथ एशिया यानी कि सदर्न एशिया यानी कि दक्षिण एशिया में आता है। अब आपको ये पता लग गया होगा। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशियाई देशों में आता है। और भारत की जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है। और भारत की स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में है। जैसे ये आप अगर मैं देखूँ तो ये है भारत और ये है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के क्या है नॉर्थ में है। अभी मैं आपको और डिटेल में भी पढ़ाऊँगा। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है तथा दक्षिणी देशांतर के दृष्टिकोण में पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध तथा और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में किसकी है भारत की स्थिति है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से। अब आपके दिमाग में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आखिरकार क्या होते हैं। तो पहले हम अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है उसको समझने की कोशिश करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा जो ये मैप है डालने की कोशिश करी है इमेज। ये आप देख सकते हैं ये है पृथ्वी। और पृथ्वी को बीचों बीच से जो काटता है उसका नाम है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के अगर हम उत्तर में जाएंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ पोल और दक्षिण में अगर जाएंगे तो ये मिलेगा आपको साउथ पोल। और क्योंकि उत्तर में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा तो इसीलिए ये उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोल दिया है इन्हें। और जब भूमध्य रेखा के हम दक्षिण में जाएंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध मिलेगा और जिसे हमने दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोल दिया है। और उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ में है भूमध्य रेखा के और जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। और भूमध्य रेखा को हम जो एंगल देते हैं वो देते हैं 0 डिग्री। अब अगर इसी के समानांतर मैं बीचों बीच से इस तरीके से काटूँ तो ये है ग्रीनविच लाइन जो लंदन से गुजरती है 0 डिग्री जिससे हम देते हैं। तो ये वेस्ट में है तो इसीलिए इन्हें पश्चिमी देशांतर बोल दिया। और ये ईस्ट में है तो इन्हें पूर्वी देशांतर बोल दिया। अब आपको ये क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। तो जैसे कि मैं आपको दोबारा और बताना चाहता हूँ, जैसे ये कोई पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध,
और भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध, और अगर ईस्ट में है तो पूर्वी गोलार्ध, और वेस्ट में है तो पश्चिमी गोलार्ध। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं जो खींची गई हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं ये इस तरीके से, इन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे। अब इस मैप में आप देखने की कोशिश करें, जैसे ये भारत है तो भारत क्या है, मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से या अक्षांशीय दृष्टिकोण के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरीय विस्तार के हिसाब से, क्योंकि ये इक्वेटर है यानी कि ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के भारत क्या है उत्तर में है, तो ये इसलिए हो गया उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम देशांतरीय के हिसाब से देखें तो ये दक्षिणी देशांतर में इसलिए आता है यानी कि देशांतर विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में इसलिए आता है क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो क्या है पूर्व की तरफ है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में क्या है। अभी इसे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि अक्षांशीय रेखाएं, अब आपके दिमाग में थोड़ा ये भी आ रहा होगा कि अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड और जो दूसरी रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड, इनमें क्या अंतर है। तो अक्षांशीय रेखाएं वे हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं। जैसे ये इक्वेटर है फ्रेंड्स, तो इक्वेटर के जो नॉर्थ में खींची गई हैं इक्वेटर के समांतर इस तरीके से, तो ये रेखाएं क्या हैं, ये अक्षांशीय रेखाएं हैं और ये काल्पनिक होती हैं। और इसके देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, जो नॉर्थ पोल यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इन्हें मिलाने वाली जो ये इस तरीके से वर्टिकल लाइन है, इन्हें मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं देशांतरीय रेखाएं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये है देशांतरीय रेखाएं। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं भारत का परिचय। तो भारत का मैंने जैसे कि बताया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है, यानी कि 37 डिग्री क्या है 6 मिनट है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत क्या है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये आप देख सकते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर जो कैप कॉमोरिन या कन्याकुमारी है, यहाँ पे हिंद महासागर में तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर, ये यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो ये है इस तरीके से है। और देशांतरीय विस्तार जो है ये आप देख सकते हैं 68 डिग्री जो गुजरात में मिलेगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये आपको अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक मिलेगा। तो ये है। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या है 7वां स्थान है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम और देखने की कोशिश करेंगे कि भारत का तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का 7वां स्थान है, भारत से पहले और कितने देश हैं, कि पहले स्थान पे किसका है। तो पहले स्थान पे इसमें रूस, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे अमेरिका, पाँचवें पे ब्राज़ील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे है भारत। और भारत के बाद में कौन आता है, अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना आपको पता होगा कि ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने आते हैं 13। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, और दूसरे नंबर का है अर्जेंटीना, ये आप देख सकते हैं। तो ये अगर सबसे बड़ा देश देखो तो ये एशिया महाद्वीप में रूस मिलेगा, दूसरे नंबर पर कनाडा, और कनाडा के नीचे मिलेगा तीसरे नंबर पर अमेरिका, और चौथे नंबर पर जो अमेरिका है, और पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है, और छठे नंबर पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया जो एक कॉन्टिनेंट भी है और एक देश भी है, और 7वें नंबर पर मिलेगा हमारा प्यारा भारत, और 8वें नंबर पर मिलेगा अर्जेंटीना। और ये आप देख सकते हैं ये चाइना है, और ये कजाकिस्तान है, और ये नाइजीरिया है, ये भी आप याद रखिएगा, जो जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगर आपको ये याद रख रहे हैं देश तो ट्रिक से, तो ये भी आप याद रखिएगा। आर के चले BA हट करने,
इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आर के चले बी हट करने, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। 8 के 8 देश, आर मतलब रूस, के मतलब कनाडा, च मतलब चीन, ए मतलब इसमें जो चले में ए आ रहा है तो ये है अमेरिका, और बी का मतलब है यहाँ पे ब्राज़ील, ए का मतलब है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद है हट करना, है का मतलब है इसमें हिंदुस्तान, और टे का मतलब है अर्जेंटीना। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि चीन के बाद क्या है, दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें पर ब्राज़ील, छठे पर पाकिस्तान, और सातवें पे है नाइजीरिया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये टॉप 10 कंट्री हैं। पहले नंबर पे ये आप देख सकते हैं ईस्ट एशिया में या पूर्वी एशिया में आता है चीन, और दूसरे नंबर पे ये आप देख सकते हैं ये है भारत, और तीसरे नंबर पे ये आप देख सकते हैं ये है अमेरिका, ये अमेरिका है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया है, ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में, और पाँचवें नंबर पर आपको मिलेगा ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, और सातवें नंबर पर मिलेगा आपको एक पाकिस्तान, और आठवें नंबर पर छठे नंबर पर पाकिस्तान, सातवें नंबर पर मिलेगा आपको नाइजीरिया, ये नाइजीरिया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये नाइजीरिया है। और इसके बाद भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो आठवें नंबर पर आपको बांग्लादेश मिलेगा जो ईस्ट एशिया यानी कि पूर्वी एशिया में आता है। और 90 नंबर की अगर हम बात करें तो 90 नंबर पर आपको रूस मिलेगा, और 10वें नंबर पर आपको मिलेगा मैक्सिको जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में है। तो ये टॉप 10 देश है पूरी दुनिया के जो जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आप याद रख सकते हैं भारत का दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब हम और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, और भारत में गाँवों की जनसंख्या है वो 6,40,932 गाँव है भारत के अंदर, और भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम का ये आप देख सकते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की जो लाइन है ये 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण यानी कि उत्तर से दक्षिण कौन सी लाइन, उत्तर से दक्षिण, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो उत्तर से दक्षिण की लाइन है ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन उत्तर से दक्षिण, ये 3200 क्या है 14 किलोमीटर है। तो ये उत्तर से दक्षिण है यानी कि उत्तर लद्दाख में, और दक्षिण जहाँ पे मिलेगा कन्याकुमारी में। अब हम देखते हैं कि भारत के कुछ जो और भारत की ज्योग्राफी से रिलेटिव पॉइंट है, यानी कि भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु जो है वो बलांगू है, या जिसे किबुतु के नाम से भी जाना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में। यानी कि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ कि भारत का ईस्टर्न पॉइंट क्या है, तो ईस्टर्न पॉइंट किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसे बलांगू के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु जो है वो वेस्टर्न गुजरात में मिलेगा, मोती गुहार जिसका नाम है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे याद रखने हैं। और जो गुजरात के कच्छ जिले में मिलेगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार या बड़े निकोबार में स्थित है। अगर हम लैंड मास के हिसाब से देखें तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में मिलेगा, यानी कि सदर्न मोस्ट मेन लैंड में अगर हम देखें तो। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे याद रखना। ईस्टर्न बिंदु पूछा, पूर्व बिंदु पूछा तो सबसे भारत का पूर्वी हिस्सा क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमतम हिस्सा पूछा तो पश्चिम में गुजरात है। और दक्षिणतम हिस्सा पूछा तो दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और नॉर्थ हिस्सा पूछा है यानी कि नदन पॉइंट पूछा है तो नदन पॉइंट जो है ये इंदिरा कोल है जो सियाचिन यानी कि लद्दाख में आपको मिलेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की अगर मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु के हिसाब से बात करें तो मैंने आपको बताई है कन्याकुमारी है, और यह कैप कमोरियन है जो तमिलनाडु में है। और हमारा दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि 776 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि भूमध्य रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और इससे ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 776 किलोमीटर की। और सबसे उत्तरीतम बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल में जो लेह जिले में लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, भारत के जो कन्याकुमारी में कैप कमोरियन है वो भारत का एक ऐसा स्थान है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मिलता है। यानी कि इधर ये अरेबियन सागर मिलेगा और इधर ये बे ऑफ बंगाल मिलेगा। और ये जो कैप कमोरियन है ये जिसे
कैप कोमोरियन है यो इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर तीनों जहाँ मिलते हैं वो है तमिलनाडु के अंदर कैप कोमोरियन। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मोलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा? ये बड़े निकोबार में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा के भाग की लंबाई जो है, यानी कि भारत के स्थलीय सीमा के भाग की लंबाई जो है वो 1520 किलोमीटर है, जबकि तटीय भाग की लंबाई जो है वो 7516 किलोमीटर है। जबकि तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, मगर 7516 अंडमान निकोबार को अगर लगा दिया जाए तो है, और 6100 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल नहीं है। स्थलीय सीमा का मतलब वो होता है दोस्तों, स्थल का मतलब होता है मेनलैंड, यानी कि जहाँ धरती है सिर्फ पानी से, उसका कोई वास्ता नहीं है। तो जहाँ समुंदर न हो अर्थात सिर्फ भूमि है तो उसे धरातल बोलते हैं या स्थलीय सीमा बोलते हैं। और तटीय सीमा का मतलब होता है कि जहाँ सिर्फ समुंदर हो, जैसे यो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भारत के ऐसे आइलैंड यानी कि ऐसे आइलैंड स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं जो हिंद महासागर में आपको मिलेंगे या अरब सागर में मिलेंगे, क्योंकि इनकी जो सीमा है वो किसी भी स्थल या नहीं लगती, समुंदर से ही लगती है। नेक्स्ट अगर हम भारत के मानक समय रेखा की बात करेंगे, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियाज हैविंग द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट्स, जो है मैंने समय बताया है इंग्लिश में, मैं आपको अभी हिंदी में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि भारत और मानक समय रेखा यानी कि भारत का मानक समय रेखा के साथ क्या संबंध है। तो भारत का मानक समय यानी कि इंडियन सिस्टम टाइम यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। पूर्वी देशांतर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। और यह देशांतर जो रेखा है ये इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है और मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से गुजरती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे भारत मानक समय रेखा गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये ग्रीनविच कहाँ मिलेगा? ये ग्रीनविच मिलेगा लंदन की यानी कि इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में। अब ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य ऐसे है जिससे मानक समय रेखा गुजरती है और किससे नहीं गुजरती। तो देखो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, मैप के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये छत्तीसगढ़ और फिर ये उड़ीसा और फिर ये आंध्र प्रदेश, तो इनसे गुजरती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी कि ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट ली गई है। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे आगे है। और भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि गुजरात भारत के वेस्ट में मिलेगा और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अगर मैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ को जाऊंगा तो 2 घंटे का समय का अंतर पाया जाता है। ग्रीनविच का मतलब लंदन से है, जो लंदन कैपिटल है इंग्लैंड की। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, यानी कि कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी है जो मध्य प्रदेश के, अभी मैं बताऊंगा, थार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा को कहा जाता है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा ये है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के थार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और फिर राजस्थान होते हुए ये महाराष्ट्र में गुजर जाती है। तो ये माही नदी 2 बार काटती है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में काटेगी 1 बार और 1 बार मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी आप याद रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है टोटल। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं मैप में। ये गुजरात है, दूसरे नंबर पे ये राजस्थान है, तीसरे नंबर पे ये छत्तीसगढ़ है, चौथे नंबर पे ये मध्य प्रदेश है और 5वें नंबर पे ये झारखंड है। झारखंड यहाँ पे आपको मिलेगा। और नेक्स्ट ये पश्चिम बंगाल आपको मिलेगा और नेक्स्ट ये त्रिपुरा मिलेगा और ये इधर मिजोरम मिलेगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है आपके लिए जो बहुत ही शानदार ट्रिक है। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से किन किन से होकर गुजरती है? तो छारा, मित्र, झंगुर, बंगाल। छ का मतलब है इसमें छत्तीसगढ़, रै का मतलब है राजस्थान, मै का मतलब है मिजोरम और मध्य प्रदेश, तै का मतलब त्रिपुरा, झ का मतलब है झारखंड, गै का मतलब है गुजरात और रै का मतलब जो दूसरे का है मैंने आपको बता ही दिया है, राजस्थान है। और बंगाल का मतलब है पश्चिम बंगाल। तो ये 8 राज्य हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगर मैं देखूं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश रहा, छत्तीसगढ़ रहा, ये तो आप याद रख ही सकते हैं आराम से, मध्य प्रदेश रहा, ठीक है, बिहार रहा, तो ये तो आप याद रख सकते हैं। मगर भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वे आप याद रख सकते हैं। और उनमें भी जो नवीनतम है, सबसे नया है, तो लेटेस्ट जो बना है वो लद्दाख बना है, जिसे जम्मू कश्मीर से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया है। और भारत के टोटल कितनी यूटी है, 8 यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले नंबर पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप है, ये दमन दीव और नागर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर, तो ये आप याद रख सकते हैं, 8 हैं। नेक्स्ट अगर हम भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें कि भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का गुजरात यानी कि राजस्थान है, ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान है, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश। अगर आपको याद रख रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है राजस्थान, राजस्थान ऑप्शन बनी है, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। ये ट्रिक भी मैंने आपके लिए बनाई है, ये आप याद रख सकते हैं। राम आप महान हैं, राम आप महान हैं, रै का मतलब राजस्थान, मैं का मतलब मध्य प्रदेश और महान का मतलब महाराष्ट्र और आ का मतलब है इसमें आंध्र प्रदेश, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगर हम, अब तो हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, ये है, और उत्तर प्रदेश ही भारत का ऐसा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, और किसी की कोई भी राज्य भारत का ऐसा नहीं है जिसकी सबसे अधिक सीमा राज्यों के साथ लगती है। तो वो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो मतलब राज्य है वो भी कौन सा है, वो भी उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे इसमें महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार, पश्चिम बंगाल चौथे पे और पाँचवें पे है मध्य प्रदेश। ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। यूपी में बिहारी ने गाल पर मारा, यूपी में बिहारी ने गाल पर मारा, तो यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, मैं का मतलब महाराष्ट्र और बै का मतलब बिहार और बंगाल, गाल का मतलब पश्चिम बंगाल और मैं का मतलब है इसमें मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जो भारत का राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। मैंने आपको बता ही दिया, ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आपको अगर मैं जाऊं तो ये मिलेगा आपको नॉर्थ में उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान वेस्ट में मिलेगा इसके, और ये मध्य प्रदेश से करता है, यहाँ बिहार से करता है, और साउथ वेस्ट में ये छत्तीसगढ़ से भी करता है, आप ये याद रख सकते हैं, और ये झारखंड से भी करता है, ये आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट में झारखंड से, राजस्थान में, बिहार में, और ये आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश से भी करता है, ये हिमाचल प्रदेश से। तो टोटल 8 राज्यों के साथ ही सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है। भारत के 9 राज्य कौन कौन से हैं, जैसे गुजरात है तो यहाँ इंडियन ओशन, अरेबियन सी है ना, इधर इंडियन ओशन है, तो ये महासागर से लगती है। इधर अरब सागर से लगेगी गुजरात की, गुजरात रहा, महाराष्ट्र रहा, महाराष्ट्र ये रहा, कर्नाटक रहा, तो इनकी अरब सागर से लगती है या हिंद महासागर में। और यहाँ पे आपको मिलेगा गोवा, गोवा मिलेगा छोटा सा ये गोवा, तो गोवा की भी लगती है। नेक्स्ट ये तमिलनाडु की भी लगती है, तमिलनाडु की आप देख सकते हैं, तमिलनाडु की लगती है, केरल की लगती है, ये उड़ीसा की लगती है, और ये आंध्र प्रदेश की भी लगती है, आप देख सकते हैं, और ये पश्चिम बंगाल की भी लगती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भारत की। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी समुद्र से लगती है। नेक्स्ट है भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश की भी सीमा समुद्र तट से लगती है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो केंद्र शासित प्रदेश 4 है और टोटल मिलाकर राज्य 9 हैं। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जैसे अंडमान निकोबार, यहाँ भी याद रख सकते हैं, ये हिंद महासागर में है तो समुद्र से लगती है, मेनलैंड नहीं है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप टापू हैं, और तीसरे नंबर पर पुदुचेरी, ये आपको पुदुचेरी मिलेगा, और नेक्स्ट है दमन और दीव, तो ये 4 है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत या नगरों वाला जो राज्य है यो है गोवा, ये गोवा आपको मिलेगा जो छोटा सा है या स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया है। और सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य जो है यो हिमाचल प्रदेश है, ये आप देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश आपको मिलेगा। और सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश मिलेगा, ये मध्य प्रदेश है। और सबसे कम वनों वाला राज्य हरियाणा मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये हरियाणा है।
और सबसे अधिक वर्षा वाला जो राज्य है वो मेघालय है। मेघालय आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, जिन्हें 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है, जो 7 सिस्टर है भारत की। और ये मेघालय में कौन सा भी स्थान है, मौसिनराम। और सबसे कम वर्षा वाला जो होता है ये लेह है। लेह यहाँ पर मिलेगा, जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया है, लेह डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर। और ये मेघालय है, ये इधर आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये मेघालय। नेक्स्ट अब हम देखने की कोशिश करेंगे भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली, और सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय पर्वत। तो अरावली ये देख सकते हैं आप, अरावली का कुछ भाग मध्य प्रदेश और ये गुजरात के भी बॉर्डर पे यहाँ पे आपको मिलेगा, और राजस्थान में। जो अरावली पर्वत है ये मेन किस में है, मेन तो राजस्थान में है, मगर मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग मिलेगा। और नवीनतम पर्वत श्रेणी आप देख सकते हैं ये है हिमालय। हिमालय जैसे ग्रेट हिमालय, शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय, इसे 3 से 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को, यानी कि ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, इस तरीके से। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी है हिमालय और प्राचीनतम है अरावली। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं अभी प्रीवियस ईयर के देखेंगे, और टेस्ट भी के रूप में भी आप ले सकते हैं इन्हें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो ये भारत का स्थान है 7वां, क्योंकि पहले नंबर पर कौन है, रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, मगर भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है टोटल, तो ये भी आपको बताना है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो तो 7वां स्थान है, और भारत का क्षेत्रफल पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है, मगर इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये आप याद रख सकते हैं 17% है। यानी कि संपूर्ण मानव जाति की 16% जनसंख्या गलत, 18% नहीं है, 28% नहीं है, सिर्फ 17% है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 17.5% है, 17.5% है, मगर 7.5 में से दिया नहीं है, तो दोस्तों आप 17 लगभग में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, 5 लाख गलत, 6,40,30,000 गलत, 8 लाख गलत, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर टोटल जो गांव है वो 6,40,932 है। यानी कि अब हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है, तो इसमें तो गलत बताना ना। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर सही है वो भी। सर्वप्रथम सूर्योदय इसका मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है, क्योंकि सूर्योदय भारत का ईस्टर्न जिसे बलांगू है, जिसे किबुतु के नाम से भी जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ से होता है, ना कि मिजोरम से होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, और इसकी भूमि सीमा का विस्तार है 15,200। नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर जाती है। अब आपको ये बताना है कि भारत के अंदर जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर जाती है। उड़ीसा से भी गुजरती है। अभी आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, जो कि मैंने बता भी दी है। बिहार या झारखंड से गुजरती है, यानी कि किस राज्य से होकर गुजरती है, तो झारखंड से, बिहार से तो गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती, मध्य उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती। तो इस तरह का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, झारखंड। ये आप देख सकते हैं झारखंड है, जिसकी बॉर्डर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से लगती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य की रेखा कर्क रेखा नहीं गुजरती, यानी कि कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा नहीं गुजरना बताना आपको कि किससे नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से तो गुजरती है दोस्तों, सही है। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम से भी गुजरती है। नेक्स्ट है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर भारत की गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। छारा मित्र, झंगुर बंगाल, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है बताना। गुजरात से गुजरती है, गुजरात इसमें है नहीं। राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वो कह रहा है किससे गुजरती है, तो त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, तो इन सभी से गुजरती है।
नेक्स्ट है भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर रेखा नहीं गुजरती। तो यानी कि भारतीय मानक समय की जो यमुनोत्तर रेखा है वो किससे नहीं गुजरती है, बताना कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट्स है या कौन सा राज्य है जिससे नहीं गुजरती। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, क्योंकि आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। मगर आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती और तेलंगाना से यह रेखा नहीं गुजरती। तेलंगाना अगर आ जाता क्वेश्चन में ऑप्शन में तो तेलंगाना से भी नहीं गुजरती और महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती। तेलंगाना में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि तेलंगाना उसमें ऑप्शन दे रखा था, तो तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का सूर्यास्त दक्षिणतम बिंदु है, तो ये कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी आपको यहाँ मिलेगा और बड़े निकोबार में भी आप याद रख सकते हैं, बड़े निकोबार में मिलेगा तो वो उसका नाम अलग है। नेक्स्ट है भारत का सूर्यास्त पॉइंट है, तो सूर्यास्त पॉइंट जो है आप देखो, आप ये याद रख सकते हैं। यानी कि अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में नहीं दे रखा, कन्याकुमारी दे रखा ऑप्शन में, अगर किसी वजह से आपको ये याद रखना है, अगर किसी वजह से वैसे तो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर वो नहीं दे रखा, जैसे इंदिरा पॉइंट ये दे रखा तो ये, और ये अगर नहीं दे रखा तो फिर कन्याकुमारी ठीक होता। मगर इसमें कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट दोनों दे रखा तो हम इंदिरा पॉइंट लगाएंगे, इंदिरा पॉइंट नहीं दे रखा तो कन्याकुमारी लगाएंगे। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो वो है भैया हमारे पास कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के अंदर कैप कमोरियन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं।